नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 12 बजे की प्रमुख सुर्खियों के साथ। G20 शिखर सम्मेलन में प्रमुख नेताओं से हुई बातचीत को पीएम मोदी ने बताया शानदार। भारत के साथ संबंधों की मजबूती पर हुई चर्चा। G20 के रियो घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध। फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स ने लॉन्च किया इसरो का सैटेलाइट GS-80N2। देश में और बेहतर होगी इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में खतरनाक हुआ प्रदूषण। JNU समेत दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से ऑनलाइन क्लासेस। नोएडा, गाजियाबाद के स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई। और खेल की खबरों में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत जापान की भिड़ंत। शानदार फॉर्म में चल रही है टीम इंडिया। तो ये थी 12 बजे की सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। ब्राजील में पीएम मोदी ने दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ संवाद कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन मुलाकातों को महत्वपूर्ण बताया और एक वीडियो भी साझा किया है, जो वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने संवाद को सुखद और सार्थक बताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय संघ मिलकर वैश्विक भलाई के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी से भी प्रधानमंत्री मोदी ने रियो G20 शिखर सम्मेलन में बातचीत की है। उन्होंने इस मुलाकात को बहुत ही शानदार बताते हुए मिस्र के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत करने की जो आवश्यकता है उस पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा कि उनकी बातचीत का मुख्य केंद्र रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना पर था। दोनों की इस बात पर भी चर्चा की गई कि सांस्कृतिक, शैक्षिक और अन्य समान क्षेत्रों में सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि भारत और इटली के बीच की मित्रता वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के लिए जुटे विश्व के नेताओं ने यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट जैसे वैश्विक मुद्दों के जल्द समाधान पर जोर दिया है। इस सम्मेलन के घोषणा पत्र के अनुसार नेताओं ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। सम्मेलन में संवाद और कूटनीति के माध्यम से सभी वैश्विक समस्याओं का हल तलाशने पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि शांति द्वारा ही सतत विकास और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताते हुए व्यापक, न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का समर्थन किया गया। साथ ही शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए UN चार्टर को मार्गदर्शक मानने पर बल दिया गया। पश्चिम एशिया संकट पर गहरी चिंता जताते हुए गजा में मानवीय त्रासदी और लेबनान में बढ़ते टकराव का उल्लेख किया गया। घोषणा पत्र में मानवीय सहायता प्रयासों के विस्तार और आम लोगों का जीवन बचाने की तुरंत जरूरत को भी रेखांकित किया गया। साथ ही घोषणा पत्र में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति समर्थन दोहराया गया, जिसके तहत इजराइल और फिलिस्तीन 2 स्वतंत्र देशों की स्थापना का प्रावधान है। गजा और लेबनान में व्यापक संघर्ष विराम का भी घोषणा पत्र में समर्थन किया गया। वहीं ब्राजील के रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जा रहा है। इस दौरान वो पल भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समावेशन और भूख व गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर आयोजित सत्र में अपना संबोधन दिया।
उनके संबोधन में क्या कुछ अहम बिंदुओं को शामिल प्रधानमंत्री ने किया है, वो इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन किया। कहा कि हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आशाओं आकांक्षाओं को पंख दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले वर्ष था। पीएम मोदी ने भारत के अनुभवों और सफलता की कहानियों को साझा किया। कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है और 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का 55 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। अब 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। पीएम ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास और सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित रखते हुए 30 करोड़ से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया है और ऋण तक पहुंच प्रदान की गई है। पीएम ने फसल बीमा योजना का जिक्र किया। बताया कि 4 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला है। किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 40 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद दी गई है। किसानों को 300 बिलियन अमेरिकन डॉलर का संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोर लड़कियों के लिए पोषण पर केंद्रित है। मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर भी विशेष ध्यान है। भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान करने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हमने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर, बल्कि नई प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। श्री अन्न को बढ़ावा देकर टिकाऊ कृषि, पर्यावरण की सुरक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान है। पीएम ने कहा कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने सामाजिक और वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है। आकांक्षी जिलों और ब्लॉक परियोजना के साथ समावेशी विकास के लिए एक नया मॉडल बनाया गया है, जो सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर ब्राजील से गयाना पहुंचेंगे। 50 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री दक्षिणी अमेरिकी देश गयाना का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कितनी खास है और इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को कितनी मजबूती मिलेगी, इस पर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने बात की गयाना में भारतीय उच्चायुक्त अमित तेलंग से। आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे पर गयाना आ रहे हैं। कैरिबियन कंट्री है गयाना और यहाँ पर प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, प्रधानमंत्री क्या यहाँ पर जो द्विपक्षीय बातचीत होगा, इसके अलावा प्रधानमंत्री इंडियन कम्युनिटी को यहाँ पर एड्रेस करेंगे। साथ साथ गयाना के अंदर क्या कार्यक्रम है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित तेलंग जी, जो भारत के गयाना में के अंदर जो है उच्चायुक्त है। हम उनसे बात करते हैं। सर, दूरदर्शन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे जब हम लोगों से बात करते हैं तो जो हमारा कनेक्टिविटी है भारत से, अगर हम गयाना के बीच की दूरी भी देखें, तकरीबन 14,000 किलोमीटर की दूरी है और डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो यहाँ के लिए नहीं है, या तो यूरोप होके आना पड़ता है या फिर अमेरिका होके आना पड़ता है। तो क्या कुछ कनेक्टिविटी को लेकर भी कुछ समझौते हो सकते हैं, वीज़ा को लेकर के कुछ नया हो सकता है सर, जिससे दोनों देशों के बीच में जो है जो और बेहतर मजबूत रिलेशनशिप बन सके? कि हाँ, ये दो मैं उन्हें समस्याएं नहीं कहूँगा, बट अगर उस क्षेत्र में हम लोग कुछ थोड़ा और ध्यान दें तो शायद हमारे जो औद्योगिक संबंध हैं, उद्योग और व्यापार के जो संबंध हैं वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। अगर आप बात करें कनेक्टिविटी की, जैसे हवाई यात्रा या कनेक्टिविटी की, तो उसमें कुछ चीज़ें तो हो रही हैं। जैसे हमारे सिविल एविएशन क्षेत्र में हमने एक अग्रीमेंट, बायलैटरल अग्रीमेंट उनके साथ किया है। पिछले साल ही हमने वो अग्रीमेंट किया है और उसके द्वारा आने वाले समय में हम लोग ज़रूर सोच सकते हैं कि
नई उड़ानें हो सकती हैं इस क्षेत्र में। दूसरा जो आपने कहा कि वीज़ा के क्षेत्र में, हालांकि अगर आप कागज़ी तौर पर देखें तो गयाना में आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल ये सुविधा उपलब्ध है। एक अग्रीमेंट जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो अगर इस क्षेत्र में हमें देखना है कि लोगों के आवाजाही में सहूलियत हो, लोग आसानी से एक दूसरे के देशों में जा पाएँ, तो उससे व्यापार और उद्योग भी बढ़ेगा। तो एक क्षेत्र में हम लोग गयाना के साथ ज़रूर काम कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन 2019 में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था न्यूयॉर्क में। दूसरा कैरिकॉम शिखर सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है। कितना सर कैरिकॉम्स जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं का एक समूह है, क्या सर इससे इंडिया और कैरिबियन कंट्रीज़ के बीच में इसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है सर? क्या आउटकम इसका आप देख रहे हैं? 2019 में हाँ शिखर सम्मेलन हुआ था। प्रधानमंत्री जी जो करीबियन जो 14 देश हैं, 15 देश हैं, उन 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से और उनके प्रधानमंत्रियों से मिले थे। और उसके बाद जो चीज़ आपने कही, उस वजह से हमारे जो संबंध हैं वो बहुत इम्प्रूव हुए हैं। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी प्रधानमंत्री जी और भारत ने जो कोविड के दरमियान इन देशों की मदद की, और वो इसे काफ़ी तवज्जो देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिस वक्त कोई और मदद नहीं कर रहा था उस वक्त भारत ने और प्रधानमंत्री जी ने उनकी मदद की। और उसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि हमने हमारी G20 प्रेसिडेंसी के दरमियान प्रधानमंत्री जी ने कई चीज़ें कहीं जो इन देशों के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो दूसरा शिखर सम्मेलन होगा करीबियन देशों के साथ। उनमें ये सब मुद्दे ज़रूर इस पर चर्चा होगी और इनमें से ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे निकलेंगे जिससे कि हमारे संबंध जो हैं वो और बेहतर होंगे। पीएम के इस विजिट से सर कल्चरल एक्सचेंज जो है दोनों कंट्री के बीच में, कल्चरल मतलब लोगों के बीच की जो ये है, इसमें सर इसको कितना बढ़ावा मिलेगा? इंडियन डांस कल्चर, क्लासिकल डांस भी हमने देखा यहाँ होते हैं, योगा को काफ़ी यहाँ पे लोग अप्रिसिएट करें, योगा सेंटर भी है। तो सर जो भारतीय चीज़ें हैं उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर? कितना इससे यहाँ पे और बढ़ावा मिलेगा? जी, मैं कहूँगा कला और संस्कृति तो हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है उसका सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, एक पिलर है। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, 1972 में हमने यहाँ पे इंडियन कल्चरल सेंटर, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, जो ICCR द्वारा कई देशों में हमने बनाए हैं। तो इस रीजन में शायद वो पहला केंद्र था और तब भी हमें ये पता था कि जो कला और संस्कृति है उसका कितना बड़ा योगदान डिप्लोमेसी में होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, इंडियन कल्चरल सेंटर, आजकल हम उसे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने नृत्य, संगीत, योग, इन सब की शिक्षा ली है। आप कुछ लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे कि जो हिंदी नहीं जानते, बट अगर आप कोई उनको हिंदी गीत गाने के लिए कहेंगे तो वो आज भी बिल्कुल आपको मुकेश और लता मंगेशकर, तो जगह पे रास्ते पे भी देखा सर हमने जहाँ पे हिंदी गाना, बिल्कुल हिंदी गाने, वो बड़े ही मैं कहूँगा गौरव के साथ हिंदी गाने गाते हैं, गाने चलाते हैं। आप कहीं भी जाएँ, किसी भी सांस्कृतिक अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ हिंदी गाने बहुत चलते हैं, भजन हैं, बॉलीवुड के गाने हैं। तो भारत से उनका जो जुड़ाव है वो बॉलीवुड और हमारी संस्कृति के द्वारा तो बहुत है। धन्यवाद सर दूरदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए आपका। तो आपने सुना सर को कि न सिर्फ दोनों देशों के बीच के कल्चर को और मजबूत करेगा, दोनों देशों के बीच में जो है व्यापार को, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल सुविधाओं को लेकर के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के हो, इनको बढ़ावा देगा। बल्कि एक आप समझ सकते हैं 14,000 किलोमीटर की दूरी पर भारत और गयाना के बीच में प्रधानमंत्री के इस दौरे से यहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भारत के अंदर कायाकल्प किया है देश की उन्नति के लिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जिस तरीके से हम रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वैसे ही गयाना को भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा उनके लिए कई सौगात लेके आएगा, जिसका फ़ायदा गयाना को भी होगा और भारत को भी होगा। अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, जॉर्ज टाउन, गयाना।
तो प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में काफ़ी अहम है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर ब्राज़ील से गयाना पहुंचेंगे और 50 साल के इतिहास में ये ऐसा पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री दक्षिणी अमेरिकी देश गयाना में दौरा करेंगे। इसी क्रम में गयाना के भारतीय मूल के 104 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक मनमोहक भजन दर्शकों के लिए सुनाया है, वो आपको सुनाते हैं। मैं इस वक्त गयाना में मौजूद हूँ और यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ भारतीय मूल की अभी जो सबसे बुजुर्ग महिला है, सुमित्रा सरजू। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग हियर। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर हिम? श्री राधे गोविंद गोपाल तेरा प्यारा नाम है, तेरी राधे गोविंद गोपाल तेरा प्यारा नाम है। कोई कहे वसुदेव की नंदन, कोई कहे नंदलाला, कोई कहे नंदलाला। राधे गोविंद गोपाल तेरा प्यारा नाम है। जज्बा अभी भी देखिए 103 साल 104 साल की होने जा रही है। इनके जज्बे को अभी भी सलाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्होंने तस्वीरों में देखा है, टीवी पर देखा है, मोबाइल पर देखा है, लेकिन उनके प्रशंसक पूरे विश्व में है। 104 साल की महिला है ये और चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे, इससे भारत और गुयाना के रिलेशनशिप और बेहतर हो। साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि अगर उन्हें समय मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का से जरूर मिलेंगी, उनका जरूर स्वागत भी करना चाहेंगी। कैमरामैन सौरभ बक्सी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज के लिए गयाना। तो बिल्कुल गयाना में जो लोग हैं वो इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो जोरदार स्वागत पीएम का हमें देखने को मिलेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का रुख करते हैं, जहां भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सैटेलाइट GSAT-N2 को एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया है। जी हां, SpaceX के रॉकेट फॉल्कन 9 ने फ्लोरिडा के कनावेरल स्पेस स्टेशन से इसे लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसके प्रक्षेपण का वीडियो जारी करते हुए टीम इसरो और SpaceX को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसरो और SpaceX के बीच सहयोग का उद्देश्य 14 साल के मिशन जीवन काल के साथ दूर दराज के क्षेत्रों के साथ साथ इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सहित इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाना है। इस सैटेलाइट से देश में ब्रॉडबैंड सेवा और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी सहित इंटरनेट सेवाएं बेहतर होंगी। ये पहली बार है
इसरो ने अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स की सुविधाएं ली हैं। इसरो ने 4700 किलोग्राम वजन वाले GSAT-N2 का निर्माण किया। इसका मिशन जीवन 14 वर्ष है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र को देखते हुए सरकार ने 24 नवंबर को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान सदन यानी पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। आज देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके पोते और कांग्रेस तो आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट की गई जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर उनके पोते और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शक्ति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी शामिल हैं। और वहीं चेन्नई में हुए 16वें वित्त आयोग की परामर्श बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्य के विकास और वित्तीय आवंटन के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को सामने रखा तो अरविंद पनगड़िया ने 2047 तक भारत के विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए सभी राज्यों के समान विकास पर जोर दिया। स्टालिन ने केंद्र सरकार से राज्यों के लिए कर हस्तांतरण को 41% से बढ़ाकर 50% करने का आग्रह किया है। बैठक में राज्यों की क्रय शक्ति के आधार पर संसाधनों के आवंटन की पुनर्गणना करने और 1971 की जनसंख्या जनगणना को आधार रेखा के रूप में इस्तेमाल करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। We are going towards 2047 Viksit Bharat, meaning a developed India. Naturally, you need growth poles. Unless the fast-growing states are provided necessary funds, will fail to grow as fast as we need to in order to be a developed country by 2047. और वहीं G20 देशों में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। जी हां, भारत ने 2024 के लिए अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए G20 देशों में सबसे ज्यादा अनुमानित 7% GDP ग्रोथ रेट हासिल किया है। यह उपलब्धि मजबूत अर्थव्यवस्था और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के विकास को दर्शाती है। जहां आपको बता दें कि अगर G20 देशों के अनुमानित GDP ग्रोथ रेट पर अगर हम नजर डालें तो भारत के बाद इंडोनेशिया 5% ग्रोथ रेट के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन 4.8% ग्रोथ रेट के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद रूस, ब्राजील, अफ्रीका, तुर्की का नंबर है, जबकि अमेरिका अनुमानित 2.8% ग्रोथ रेट के साथ 8वें नंबर पर है। और इसी के साथ बात अब देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की, जहां वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है और इससे कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में भी जलन हो रही है। सर्दी और खांसी की बात करें तो ये तो अब आम बात है। जी हाँ, देश की राजधानी का पिछले कई दिनों से यही हाल है। वायु गुणवत्ता से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आज सुबह AQI करीब 500 तक पहुँच गया। लोग अब मास्क पहनकर घर से निकल रहे हैं। जानकार कहते हैं कि वायु गुणवत्ता का स्तर 500 के करीब होना बताता है कि हवा में विषैले कणों की मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि यह सेहत को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र कम या ज्यादा है और जिन्हें सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। आम लोग भी अब दिल्ली सरकार के प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों का मॉर्निंग वॉक पर निकलना भी अब बंद हो गया है। दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 लागू किया जा चुका है। पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन
उससे भी ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आगे बढ़ते हुए बात खेल से जुड़ी खबरों की, जहां बिहार में खेली जा रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारतीय टीम सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के सामने होगी। इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से शिकस्त दी थी। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबले में पहले टीम इंडिया को मिली ये जीत किसी टॉनिक से कम नहीं है। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। टीम ने 5 मैचों में 15 अंक के साथ ग्रुप स्टेज में खुद को शीर्ष पर रखा है। इस टूर्नामेंट में टीम ने अब तक 26 गोल किए हैं, जबकि केवल 2 गोल खाए हैं। वहीं जापान ग्रुप स्टेज में 5 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। उसने 6 गोल किए और 9 खाए। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 20 नवंबर को खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।